एक आईटी कंपनी में काम करने वाले जानकी की जिंदगी तब बुरी तरीके से बदल जाती है जब कुछ दरिंदे उसके साथ आरएपी करके उसकी जिंदगी हिला कर रख देते हैं। अकेली बेबस जानकी ताकतवर लोगों के खिलाफ ऐसे संघर्ष में फंस जाती है जिनसे जीतना नामुमकिन सा लगता है। मदद के लिए खटखटाया हर दरवाजा उसके लिए बंद हो जाता है और जिस सिस्टम पर उसे भरोसा था वही उसे छोड़ देता है। तभी उसकी जिंदगी में आता है एक ऐसा वकील जो सच्चाई के लिए भारतीय न्याय व्यवस्था को भी चुनौती देने से नहीं डरता। अब ये लड़ाई बस अस्तित्व की लड़ाई नहीं थी, बल्कि मुजरिम को सजा दिलाकर पूरे स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनने वाली थी। जैसे जैसे अदालत में मुकदमा आगे बढ़ता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो वैसे वैसे चौंका देने वाले सच सामने आते हैं। जानकी पर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं, मुजरिम ना मिलने की भी नौबत आ जाती है। तो ऐसे में जानकी को अपनी इज्जत और इंसाफ के लिए आखिरी दम तक लड़ना होगा। लेकिन क्या जानकी को अदालत से इंसाफ मिलेगा, या फिर ये केस भी बाकी के केस की तरह ही न्याय मिले बिना ही कहीं खो जाएगा? यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं फ्रांसिस नाम के एक फादर स्टेट के बहुत बड़े वकील डेविड से मिलने के लिए आते हैं। फादर डेविड से कहता है कि हाल फिलहाल में लोगों का भगवान पर से विश्वास उठता जा रहा है, उसी विश्वास को कायम करने की जरूरत है। मैं जिस एरिया से आ रहा हूँ वहाँ के चर्च के आसपास अभी भी झोपड़ियां ही है। उस चर्च को बने हुए बहुत साल बीत गए और तब से अब तक वो चर्च बहुत ही शानदार बन चुका है, लेकिन वहाँ आसपास रहने वाले लोग अभी भी वैसे ही है। जिस पर वकील डेविड कहता है कि उन लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए थी तो वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाते और उनकी जिंदगी भी बदल जाती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लोगों को ऊपर उठने नहीं देते और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। अब यहाँ पर फादर फ्रांसिस असली मुद्दे पर आता है और वो कहता है कि चर्च और फादर पर किए गए आरोप बिल्कुल भी झूठ है। इस केस में तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, वरना लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन डेविड कहता है कि इसमें गलती तो तुम्हारी है और मुझे भगवान से नहीं बल्कि क्राइम से नफरत है। जहाँ पर भी गलत होगा मैं उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगा। ठीक है, अभी आप जा सकते हो। तो फादर फ्रांसिस गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर पुलिस उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। मीडिया भी वहां पर पहुंच जाती है और रिपोर्टिंग करने लगती है। तो उनसे हमें पता चलता है कि चर्च के एक नन के साथ बहुत ही बुरी घटना हुई। उसके साथ कुछ लोगों ने अत्याचार किया और इसी तरह की घटनाएं चर्च में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इसी के रिलेटेड फादर फ्रांसिस को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं था कि फादर कुछ गलत काम कर सकते हैं, इसलिए ये लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आकर पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे और कुछ लोग महिलाओं के साथ गलत काम करने वाले लोगों को गालियां दे रहे होते हैं। अब यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर का माहौल होता है और कमिश्नर भी मौजूद ना होने की वजह से बाकी के पुलिस ऑफिसर को ही ये सारा मामला देखना पड़ रहा था। अब यहाँ बाहर मीडिया बताती है कि शहर के बहुत बड़े वकील डेविड कुछ ही देर में आने वाले हैं, ऐसी खबर मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ हम एमएलए को देखते हैं जो अपनी जान पहचान के एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए उस वकील डेविड को स्टेशन के अंदर पहुंचने मत देना। वो ऑफिसर कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग और मीडिया मौजूद है। एमएलए कहता है कि तुम वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करके हंगामा खड़ा कर दो, दंगे का माहौल बना दो ताकि हालात कंट्रोल से बाहर चले जाए और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह से वो उसे वहाँ पर बखेड़ा खड़ा करने के लिए कहता है। अब यहाँ हम देखते हैं वकील डेविड पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाता है, फिर मीडिया वालों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी अर्जेंटली पुलिस स्टेशन के अंदर जाना चाहता था, लेकिन इसी कोशिश में उसका पैर टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और पुलिस सब लोगों को वहां पर रोक रही होती है। तो इसी भीड़ की वजह से कुछ लोग उस आदमी पर अपने पाँव रख देते हैं। कुचले जाने की वजह से उस आदमी को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। अब पुलिस तुरंत ही उस आदमी को जैसे तैसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन तब तक यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो चुका था। उन लोगों में से एक बंदा तो वकील के ऊपर हेलमेट फेंक कर मारता है, मतलब कि यहाँ पर लड़ाई का माहौल बन चुका था। तो यहाँ पर पुलिस वकील से कहती है कि डेविड सर आप सिचुएशन को समझिए, आप अंदर नहीं जा सकते, आपकी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं, आप वापस जाइए। तो माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ने की वजह से डेविड को वापस लौटना पड़ता है। अब उसके थोड़ी देर बाद में हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं एक सीनियर ऑफिसर प्रकाश को डांटने लगता है कि बाहर तुम लोगों को कंट्रोल करने का इंचार्ज संभाल रहे थे, तो फिर उस आदमी के साथ क्या हुआ जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया है? अगर उस आदमी को कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। अब इतने में ही टीवी पर न्यूज आती है कि पुलिस स्टेशन के पास जो भीड़ थी वहां पर जख्मी होने वाले आदमी की मौत हो चुकी है। और इतने में ही पुलिस स्टेशन में जानकी नाम की एक लड़की कंप्लेंट लिखवाने के लिए आई थी। वो टीवी पर ये न्यूज देखने पर तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो जाती है
क्योंकि दरअसल दोस्तों जिस आदमी की मौत हुई थी वो जानकी के पिता थे और अपने पिता के गुजर जाने की खबर सुनकर वो शॉक रह गई थी। यहाँ पुलिस स्टेशन में जानकी के साथ नवीन नाम का एक लड़का भी आया होता है। तो अब पुलिस जानकी को तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचा देती है और उसके साथ आया हुआ नवीन नाम का लड़का भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब जो आदमी मरा था उसके रिश्तेदार हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और तभी हम यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर रीना को। वो ऐसा है कनकराज को बताती है कि जिस जानकी नाम की लड़की को आप लेकर आए हैं उस लड़की के साथ आरएपी हुआ है और वो भी ज्यादा बार किया गया है। 2 से 4 लोग भी हो सकते हैं या फिर एक ही आदमी ने बार बार किया हो सकता है। अब ऑफिसर कनकराज ये न्यूज सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर कहता है कि मैं उनके रिश्तेदारों को लेकर आता हूँ। फिर वो बाहर जाकर जानकी के साथ आए हुए नवीन नाम के लड़के के साथ पूछताछ करता है। नवीन बताता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था तो जानकी मुझे वही रेलवे स्टेशन पर मिली। उसने अपने पिता को फोन करने के लिए मेरे फोन का इस्तेमाल किया था लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए उसके साथ पुलिस स्टेशन में आ गया। और जानकी के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले उसके पिता पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे लेकिन उस भीड़ में कुचले जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब नवीन को और जानकी के रिश्तेदारों को उस डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो अब डॉक्टर उन लोगों को बताती है कि इस घटना को हुए कुछ दिन हो चुके हैं, इसलिए गुनहगार के डीएनए सैंपल मिलना मुश्किल है। इसके बारे में सबूत मिलने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। तो ऑफिसर ठीक ऐसा कहता है और डॉक्टर को बताता है कि डॉक्टर ये केस बहुत ज्यादा नाजुक है इसलिए इसे कॉन्फिडेंशियली रखना। लेकिन दोस्तों पता नहीं कैसे ये न्यूज बाहर आ ही जाती है। हम देखते हैं कि न्यूज रिपोर्टर वाले हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गए थे और उन लोगों को पता चल चुका था कि पुलिस एक लड़की को यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आई है और उस लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है और फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब यहाँ दूसरी तरफ एमएलए डेविड को अपने पास बुलाकर उसे धमका रहा होता है और फादर फ्रांसिस के ऊपर मुकदमा ना चलाने के लिए कहता है। फादर का केस पीछे लेने के लिए कहने लगता है लेकिन डेविड कहता है कि मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरता। जिन लोगों ने उस नन के साथ गलत किया है और उसकी जैसी और भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है तो इसमें जो भी लोग शामिल है उन्हें मैं सजा दिलाकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ हॉस्पिटल में ऑफिसर कनकराज जानकी के दोस्तों को बुलाकर पूछताछ करता है। उसके दोस्त लक्ष्मी और साक्षी बताते हैं कि हम लोगों ने कॉलेज में एक साथ ही पढ़ाई की थी, उसके बाद हम बेंगलोर में जॉब करने के लिए चले गए। हमने वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हम वहाँ के आईटी कंपनी में काम करते हुए अच्छी तरीके से जी रहे होते हैं। उस कंपनी के टीम लीडर वेंकट के साथ जानकी की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी क्योंकि वो वेंकट कॉलेज टाइम में हमारा सीनियर था तो हम लोग उसे पहले से ही जानते थे। फिर कुछ दिन पहले जानकी अपने पिता से मिलने के लिए यहाँ केरला आई थी और उसके गांव में एक फेस्टिवल था तो हम दोनों भी यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद वो हमें बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए आई थी। जाते हुए हम एक बेकरी और कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर जूस पीने के लिए रुके तो उस जूस में शक्कर बहुत ज्यादा कम थी। अब यही बात हमने उस दुकान के ओनर को बताई लेकिन वो लोग हमारे जूस को पीते हुए बदतमीजी से कहने लगे कि नहीं नहीं ये जूस तो बहुत ज्यादा मीठा है। तो वही जूस की दुकान पर कुछ और लड़के भी मौजूद थे जो इन लड़कियों को घूर रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर हम वहां से परेशान होकर चले गए। फिर हम बस में बैठकर वहां से निकल गए और उसके बाद जानकी के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं पता और अभी हमें जानकी के साथ गलत हुआ है ये घटना पता चली तो हम यहाँ पर तुरंत ही आ गए। अब उसके बाद हम देखते हैं जानकी को होश आता है और वो अपने घर पर आती है। उसके पिता गुजरने की वजह से वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर उसके पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसकी वो दो दोस्त कुछ दिनों के बाद वहां से चली जाती है। अब ऑफिसर मैथ्यू नाम का एक पुलिस ऑफिसर जानकी से पूछताछ करने के लिए आता है। वो कहता है कि तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरएपी का मामला दर्ज किया गया है लेकिन हमें डिटेल में बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था। अब जानकी बताने लगती है उस रात उसने अपने दोस्त लक्ष्मी और साक्षी को बस में बिठाया लेकिन तभी उसे याद आया कि उसका मोबाइल कहीं गुम हो चुका है तो शायद उसका मोबाइल उस दुकान पर रह गया होगा। इसलिए वह दोबारा से उस जूस के दुकान पर गई। उस दुकान के अंदर जाकर उसके ओनर को आवाज लगाने लगी लेकिन वहां पर कोई नहीं था। इतने में ही जल्दी से पीछे से कोई आकर उसके ऊपर बेहोशी की दवा स्प्रे करता है और तुरंत ही उसका मुंह ढकने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर जानकी के साथ गलत काम करके वो उसे रेलवे स्टेशन के पास फेंक देते हैं। अब जब ये बात जानकी के घर पर पता चलती है तो बहुत बड़ा हंगामा होता है। जानकी और उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। पहले तो उसके कुछ रिश्तेदार पुलिस में कंप्लेंट करने के खिलाफ थे लेकिन जानकी और उसके पिताजी मुजरिम को सजा दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की तय करते हैं। ये लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं तो तभी एक जगह पर जानकी वॉशरूम के लिए रुकती है लेकिन उतने में वो ट्रेन जा चुकी थी और उसके पिता पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने के लिए पहुंच गए थे। तभी यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर नवीन नाम के एक लड़के के साथ मदद लेकर जानकी थाने पहुंची लेकिन तब तक उसके पिता की मौत हो चुकी थी जिसके टीवी पर न्यूज सुनकर वो वहीं पर बेहोश हो गई और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अब यहाँ पर ऑफिसर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ याद है, उसकी आवाज, कोई निशान वगैरह। जानकी बताती है कि उसने एकदम से मेरा मुंह ढक दिया था और वो दवाई स्प्रे करने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और मैं बेहोश हो गई थी। अब यहाँ इस तरफ हम ऑफिसर प्रकाश को देखते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो उसी भीड़ भाड़ में जानकी के पिता की मौत हो गई थी तो उस मौत के लिए वो खुद को गिल्टी महसूस करता है और उसके ड्यूटी के वक्त एक आदमी की मौत हो गई थी
इसलिए उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की। इसलिए प्रकाश जानकी से मिलकर उसके पिता के साथ जो हुआ उसके लिए माफी मांगने का डिसाइड करता है। यहाँ इस तरफ ऑफिसर मैथ्यू उस जूस वाली दुकान पर जाकर उनके दोनों मालिक टोनी और कुरूप से पूछताछ करता है। वो बताने लगते हैं कि उस लड़की का यहाँ पर झगड़ा हुआ था, लेकिन हाँ, हमने उसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया था, हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस को दुकान के अंदर बेहोशी की दवा मिलती है। इसलिए अब पुलिस वाले उन दोनों को पकड़कर थाने ले आते हैं और उन्हें बहुत सब मारते पीटते हैं। अब जानकी का जो फोन गुम हुआ था उसके बारे में पूछते हैं और जानकी के साथ जो गलत काम हुआ था उसके बारे में सच सच बताने के लिए कहते हैं। लेकिन बहुत सा मार खाने के बावजूद भी वो दोनों कहते हैं कि सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, हम तो 9 बजे दुकान बंद करके वहां से चले गए थे। अब यहाँ पुलिस गुनहगार को पकड़ नहीं पा रही थी और जानकी बहुत ज्यादा परेशान थी। यहाँ पर हम नवीन को देखते हैं और वो जानकी की मदद करने के लिए उसे अपने घर पर ले आता है और उसे कोर्ट में केस फाइल करने के लिए कहता है ताकि उसे न्याय मिल सके। तो उसके अगले सीन में हम देखते हैं कोर्ट में मुकदमा शुरू हो जाता है। जानकी के साथ जो हुआ था वो सब कुछ जज सबको बता दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर शहर के सबसे बड़े वकील डेविड उस दुकान के दोनों मालिक जिनको आरोपी मानकर अरेस्ट किया गया था उन दोनों के लिए लड़ रहा होता है। तो ये एक शॉकिंग बात थी। अब पहले डेविड डॉक्टर मैडम को कटघरे में बुलाकर उनसे सवाल पूछता है। रिपोर्ट में पाया गया है कि लड़की के शरीर के अंदर ड्रग्स मौजूद थे, तो बताइए ये ड्रग्स क्यों यूज होते हैं। डॉक्टर बताती है कि क्लोरोफॉर्म से ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रखा जा सकता, इसलिए ड्रग्स देकर किसी भी व्यक्ति को ज्यादा देर तक उसी हालत में रखा जा सकता है, तो उससे ज्यादा टाइम तक उस व्यक्ति को होश नहीं रहेगा। लेकिन अब वकील डेविड कहता है कि पर इसके अलावा इस ड्रग्स को प्लेजर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या लड़की के शरीर पर जो निशान पाए गए हैं उससे क्या बातें पता चलती है। डॉक्टर बताती है कि उस लड़की के साथ 3-4 लोगों ने गलत काम किया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही आदमी ने बार बार किया होगा, एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता। तो अब डेविड इन सारे पॉइंट आउट को नोट डाउन करने के लिए कहता है। अब उसके बाद वो इस केस को हैंडल करने वाले पुलिस ऑफिसर मैथ्यू से सवाल करता है। मैथ्यू बताता है कि हमने उस दुकान पर जाकर छानबीन की तो हमें वहां पर एक बेहोशी की दवाई मिली, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता चला। तो डेविड कहता है कि एक जूस की दुकान पर बेहोशी की दवा कैसे मिल सकती है, जरूर वो दवाई किसी ने पहले से वहां पर रखी होगी। और उसी दुकान के पास आरजे मॉल के ओनर का बेटा किशोर और उसके कुछ दोस्त भी वहां पर मौजूद थे, तो उन लोगों के बारे में आपने छानबीन क्यों नहीं की। दरअसल उस पुलिस ऑफिसर को उस मॉल के ओनर से कॉल आया था कि उसके बेटे का नाम इस केस में कहीं भी नहीं आना चाहिए, और क्योंकि शायद उन लड़कों का इस केस से कोई संबंध था भी नहीं। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने जांच पड़ताल करने में लापरवाही बरती थी। उसके बाद डेविड उससे पूछता है कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन करने पर आपको और क्या बातें पता चली। ऑफिसर बताता है कि जानकी ने अपने दोस्तों को बस में बिठाकर वो अपने घर की तरफ जाने के लिए निकलने वाली थी कि तभी उसे पता चला कि उसका मोबाइल कहीं गुम हो गया है। तो वो करीब 10:30 के आसपास उस दुकान में पहुंची, अपना मोबाइल ढूंढने लगी और उस दुकान के ओनर को आवाज लगाई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी अचानक पीछे से किसी ने आकर उसके ऊपर दवाई स्प्रे की और उसे बेहोश कर दिया। जानकी ने हमें बताया कि ये घटना 10:30 से 11:30 के बीच में हुई है। तो अब इसी चीज को गलत साबित करने के लिए डेविड उस दुकान के दोनों मालिक यानी कि अपने क्लाइंट को कटघरे में बुलाता है। वो उस दुकान के ओनर से पूछता है कि बताइए आप अपनी दुकान कितने बजे बंद करते हो। दरअसल जानकी के साथ जो गलत काम हुआ था वो इन्हीं दोनों ने किया था, ऐसा पुलिस को शक था, लेकिन उन दोनों का कहना था कि इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो बताते हैं कि हम 9 बजे अपनी दुकान बंद कर देते हैं और उस दिन में मंदिर में फेस्टिवल था, इसलिए हम 9 बजे दुकान बंद करके चले गए थे। अब इसी बात को प्रूव करने के लिए डेविड उनकी दुकान का सीसीटीवी फुटेज जज को दिखाता है, तो उसमें भी वही बात नजर आती है कि 9 बजे तक दुकान का शटर बंद कर दिया गया था। तो फिर जानकी वहां पर कैसे जा सकती है। उसका कहना था कि वो 10:30 बजे दुकान पर पहुंची तब दुकान ओपन थी, लेकिन सीसीटीवी से पता चलता है कि 9 बजे ही दुकान बंद हो गई थी। इससे ये साबित होता है कि वो दुकान के ओनर निर्दोष है, यानी कि हो सकता है कि जानकी के साथ किसी तीसरे आदमी ने गलत काम किया होगा। अब इसके बाद जज साहब अगली तारीख दे देते हैं। अब कोर्ट से बाहर निकलने के बाद ऑफिसर प्रकाश जानकी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जानकी पहले से बहुत ज्यादा परेशानी में थी, तो वो उसे बात नहीं कर पाती और वहां से चली जाती है। तो वहीं पर मीडिया वाले डेविड को रोककर उसे पूछते हैं कि पिछली बार आपने चर्च के फादर के खिलाफ केस लड़ा था और अब आप इस लड़की के खिलाफ केस लड़ रहे हो, इसका क्या मतलब है। डेविड कहता है कि जहाँ सच्चाई होती है उसके साथ में केस लड़ता हूँ, और क्या सही है और क्या गलत यह आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन के बाद फिर से कार्रवाई शुरू होती है। अब इस बार डेविड जानकी से उसके पर्सनल लैब के बारे में सवाल पूछने लगता है। कहता है कि तुम्हारे ऑफिस में जो टीम लीडर है जिसका नाम वेंकट है, उससे तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो जानकी बताती है कि हाँ, हम लोग एक साथ ही काम करते थे, वो हमारे कॉलेज का सीनियर था, इसलिए हमारी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन डेविड कहता है कि तुम अपने पिता से यहाँ पर मिलने के लिए आई थी और तुम यहाँ पर 2 दिन से ज्यादा रुकी थी। किसी भी ऑफिस में इतने दिन की छुट्टी नहीं दी जाती, लेकिन तुम्हें छुट्टी मिली, इसका मतलब तुम्हारा टीम लीडर तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान था। मुझे लगता है कि तुम दोनों में दोस्तों के ऊपर भी कुछ संबंध है, तुम्हारे उसके साथ फिजिकल संबंध भी हो सकते हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जानकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कहती है कि ये बात सच नहीं है, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं।
लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर डेविड एक बहुत ही शॉकिंग बात बताता है और वो ये है कि जानकी प्रेग्नेंट है और उसने प्रभावती हॉस्पिटल में जाकर अबॉर्शन करने की भी कोशिश की थी। लेकिन अब जानकी जज साहब को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगती है कि मैं तो बस वहाँ पर मेडिकल चेकअप के लिए गई थी, अबॉर्शन करवाने के लिए नहीं। मेरे खिलाफ जो भी बोला जा रहा है वो सरासर झूठ है। लेकिन अब डेविड जज साहब को कहता है कि जज साहब, जानकी जो भी बातें बताई है उसे इन्वेस्टिगेशन करने पर वो सारी बातें गलत दिखाई देती है। उन बातों में कोई भी सच्चाई नजर नहीं आती और इस लड़की के पहले से भी शारीरिक संबंध हो सकते हैं जो यहाँ अदालत से छुपा रही है। और जब उसके साथ ये गलत घटना हुई तो उसने जो टाइम बताया वो भी मैच नहीं हो रहा है। इसलिए पहले तो हमें इस केस की और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और बाद में इस केस को फिर से कोर्ट में लाना चाहिए। तो अब यहाँ पर जज साहब ये सारी बातें सुनने के बाद फैसला करते हैं कि पहले तो इस केस को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए और गुनहगार को पकड़कर उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश किए जाए। इस तरह से थोड़े समय के लिए इस केस को क्लोज किया जाता है। अब जज का ऐसा फैसला सुनकर जानकी तो टेंशन में आ जाती है और ये सब कुछ उसे सहन नहीं होता और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद उससे घर पर ले जाया जाता है। अब जानकी को कोई भी उम्मीद नहीं थी कि उसे न्याय मिलेगा। लेकिन अब हम यहाँ पर नवीन और उसकी बहन सायरा को देखते हैं। वो वकील डेविड से मिलने के लिए आते हैं और उसे कहते हैं कि सर, आपने कोर्ट में ऐसा क्यों किया? जानकी के साथ सच में गलत हुआ है, उसकी सारी बातें झूठी नहीं है, सच में उसके साथ अत्याचार हुआ है। बस ये पता नहीं है कि वो किसने किया है। और प्रभावती हॉस्पिटल में तो मैं उसे लेकर गई थी और मैंने ही वो अबॉर्शन की बात कही थी। उसका ऑपरेशन करने का कोई भी डिसीजन नहीं था। सर प्लीज, आप इस केस के बारे में फिर से स्टडी कीजिए और जानकी को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी मदद कीजिए। अब सायरा की सारी बातें सुनने के बाद डेविड फैसला करता है कि वो इस केस की सच्चाई के तह तक जाएगा, अपनी टीम के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करेगा और जानकी को न्याय दिलाएगा। इसीलिए वो इस केस को अपने एक होनहार दोस्त, जो कि एक बहुत अच्छी लॉयर होती है जिनका नाम होता है निवेदिता, उसे इस केस को सौंप देता है और खुद बैक साइड में रहकर इस केस के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वो ऑफिसर प्रकाश और अपनी टीम के साथ मिलकर सारे सबूतों को ढूंढने लगता है। अब यहाँ पर हम ऑफिसर प्रकाश को देखते हैं जो जानकी और उसके दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। वो जानकी से कहता है कि उस दिन पुलिस स्टेशन के बाहर भागा दौड़ी में तुम्हारे पिता की मौत हो गई, इसलिए मुझे माफ कर दो। उस वक्त सारी ड्यूटी मैं संभाल रहा था। उस दिन मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से नहीं निभा पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ इस केस में सच का पता करने में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उसके बाद वो जानकी जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी के टीम लीडर वेंकट से मिलने के लिए जाता है। प्रकाश वेंकट से मिलता है और उसे कहता है कि जानकी और तुम्हारे बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसके साथ इतनी बुरी घटना हुई, लेकिन तुम उससे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए या फिर तुमने उसे कॉल भी नहीं किया। वेंकट कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं बहुत ज्यादा बिजी था, मेरे फॉरेन कंपनी के साथ इंटरव्यू थे और उसके बाद मैंने जानकी को कॉल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। फिर मुझे पता चला कि जानकी के साथ गलत हुआ है और उसका फोन कहीं गुम हो गया है और तब तक कुछ महीने बीत गए थे। तो अब यहाँ पर ठीक है ऐसा कहकर ऑफिसर प्रकाश वहां से चला जाता है। अब वकील डेविड के साथ काम करने वाला गुरु ऑफिसर प्रकाश से कॉल करके पूछता है कि जानकी का जो फोन गुम हो गया था उसके बारे में क्या कुछ पता चला? तो प्रकाश कहता है कि अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मैं उस फोन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद वो वेंकट के फोन नंबर से उसके पिछले 1-2 महीने के लोकेशन की हिस्ट्री निकालता है। तो तब उसे पता चलता है कि वेंकट बेंगलुरु से केरला आया था और जानकी का पीछा भी कर रहा था। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि वेंकट ने तो उसे कहा था कि वो इंटरव्यू देने में बिजी था, तो फिर उसकी लोकेशन केरला में कैसे दिखा रही है? ये बात पता चलने पर नवीन और ऑफिसर प्रकाश उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। अब उन दोनों को देखते ही वेंकट वहां से भागने लगता है, लेकिन ये दोनों उसका पीछा करते हैं। जैसे जैसे करके उसे पकड़ते हैं और बहुत सा मारते पीटते हैं, एक रूम में लाकर उसे बांध देते हैं और जानकी उसे देखकर उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। अब डेविड यहाँ पर सीक्रेटली इन सारी बातों पर नजर रखे हुए था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये केस हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। एडवोकेट निवेदिता जानकी का केस लड़ने लगती है और उन लोगों को जानकी का फोन मिल गया था। दरअसल कुछ दिन पहले ही वो फोन एक्टिवेट हो गया था और किसी ने उस फोन को एक दुकान पर बेच दिया था। तो पुलिस जानकी के नंबर पर नजर बने रखी हुई थी और जैसे ही वो फोन एक्टिवेट हुआ उन्हें उसकी लोकेशन पता चल गई और उन्होंने उस दुकान वाले को पकड़ लिया, जिसका नाम होता है साजी। अब अदालत में एडवोकेट निवेदिता साजिद से पूछती है कि सच बताओ, तुम्हारी दुकान पर ये फोन बेचने के लिए कौन आया था? साजिद बताता है कि मैडम मुझे उतना याद नहीं है, क्योंकि हमारी दुकान पर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इतना याद है कि ये फोन बेचते वक्त उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। उसके बाद कटघरे में ऑफिसर मैथ्यू को बुलाया जाता है। वो फिर से यही बताता है कि हमने उस दुकान में जाकर छानबीन की, लेकिन हमें कुछ ज्यादा नहीं मिला। लेकिन अब यहाँ पर निवेदिता को बहुत बड़े सबूत मिल चुके थे। दरअसल निवेदिता और उसकी टीम ने उस जूस की दुकान के साइड में जितने भी दुकानें थी वहां पर लगाए हुए सीसीटीवी उनका फुटेज निकाल लिया था, जिसे वो जज साहब को दिखाने लगती है। वो बताती है कि उस रात एक एसटी उस रास्ते से गुजर रही थी, तो उस गाड़ी के कांच पर हम साफ साफ रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो जूस की दुकान ओपन थी, क्योंकि उस दुकान की लाइट उस कांच पर पड़ रही है और ये टाइमिंग 10:30 से 11:30 बजे का ही है, यानी कि जैसा जानकी ने कहा था उस वक्त वो दुकान ओपन थी जब उसके साथ यह हादसा हुआ था। फिर कटघरे में वेंकट को बुलाया जाता है। अब निवेदिता उसे पूछती है कि तुम जानकी का पीछा करते हुए यहाँ केरला क्यों आए थे? तो यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट।
पहले तो वेंकट बताने से मना करने लगता है, लेकिन निवेदिता उसे कहती है कि तुमने निवेदिता और उसके दोस्तों के मोबाइल में जो सीक्रेट ऐप इंस्टॉल कर दिया था उसके बारे में हमें पता चल गया है। जब उस दुकान वाले से हमें वो फोन मिला तो हमने साइबर सिक्योरिटी वालों से उस फोन की जांच कर ली है। तो अब अगर तुम ही सच्चाई बताओगे तो अच्छा होगा। तो वेंकट सच्चाई बताने लगता है। दरअसल दोस्तों, वेंकट ने एक सीक्रेट ऐप जानबूझकर जानकी और उसके दोस्तों के मोबाइल में ऑफिस में काम करते वक्त चुपके से इंस्टॉल कर दिया था। और वो एक ऐसा ऐप था जिसके जरिए वेंकट उनके ऊपर नजर रख सकता था। जब भी उनके मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा तो वो लड़कियां जो भी कर रही होगी वो देख सकता था। तो उनकी प्राइवेट वीडियो वगैरह देखने के लिए वेंकट ने यह सब कुछ किया था। अब वही जानकी का मोबाइल उस दुकान में रहने की वजह से जानकी कुछ सामान खरीदते वक्त उसका मोबाइल वहीं पर रह गया था और गलती से उसका कैमरा भी ऑन हो गया था। तो जब उस दुकान के मालिक शटर बंद करके चले गए तो उसी दुकान में काम करने वाला एक लड़का उसने फिर से दुकान का शटर ओपन किया तो उसे वहां पर जानकी का मोबाइल मिल गया था। लेकिन उस सीक्रेट ऐप की वजह से उस लड़के का चेहरा उस मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। फिर वो लड़का दुकान को ओपन करके वहीं पास ही में छुप गया, क्योंकि उसे पता था अपना मोबाइल लेने के लिए वो लड़की यहाँ पर आएगी। और जानकी जब अपना मोबाइल लेने के लिए वहां पर पहुंची तो उस लड़के ने पीछे से आकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसके साथ गलत काम करके उसे रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। अब ये बात पता चलने पर कोर्ट तुरंत ही उस लड़के को पकड़कर अदालत में पेश करने के लिए कहती है। तो ऑफिसर कनक राज उस लड़के के बारे में पता करता है। उसे पता चलता है कि वो लड़का यहाँ से दूरी पर एक गांव है वहां पर रहता है, लेकिन कुछ दिन तक वहां पर देवी का फेस्टिवल चलने वाला था तो वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, इसलिए इस वक्त उसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी ऑफिसर कनक राज उसे पकड़ने के लिए उस गांव में पहुंचता है, उस लड़के के बारे में पूछताछ करता है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो साड़ी पहनकर छुपकर बैठा था ताकि उसे कोई पहचान ना सके और वो पकड़ा ना जा सके। लेकिन ऑफिसर उसके घर तक पहुंच जाता है और उसे देखकर वो भागने लगता है। वो मेले के बीच में आकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वहां पर एडवोकेट डेविड पहुंचकर उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है और अब ऑफिसर कनकराज और डेविड उसे पकड़ लेते हैं। अब जानकी की इस केस की बात पूरे शहर में फैल जाती है। लोग उस आरोपी को फांसी की सजा देने के लिए कहने लगते हैं। अब यहाँ हम कोर्ट में देखते हैं तो उस लड़के ने गलत काम किया है ये बात प्रूफ हो जाती है और कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन अब इस घटना की वजह से जानकी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस बच्चे का अबॉर्शन करके वो उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसे पालना भी नहीं चाहती थी क्योंकि ये सब कुछ उसके मर्जी के खिलाफ हुआ था। तो इसी टॉपिक पर कोर्ट के जज के बीच में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है और उसके बाद जज फैसला सुनाते हैं कि इस बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी सारी देखभाल और उसका खर्चा सरकार करेगी और फिर जानकी अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू कर सकती है। इस तरह से वकील डेविड और निवेदिता मिलकर जानकी को न्याय दिलाते हैं। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।